अभी तो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। फ्रिक्शन का एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना फ्रिक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर सेकंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की और भी प्रॉपर्टीज जो होती है उनको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट हैं, इनको हमको स्टडी करना है। एक का हम लोगों ने नाम रखा होगा था, सभी को याद होगा, क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और दूसरे पार्ट का हम लोगों ने नाम रखा हुआ था यस लिमिटिंग फ्रिक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हम लेते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग, ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट टू applied force और intention of motion. This characteristic is called self-adjusting friction. Self-adjusting. Done? तो देखिए भाई, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये मैंने उसका डेफिनेशन लिखा, इसका डेफिनेशन और लिख देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन the maximum value of static friction हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन देयर आर टू टाइप्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम लेंगे सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन किसको कहना है। तो ध्यान देखिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और जितने भी न्यूमेरिकल हमको बनाने हैं इसी फ्रिक्शन के बेसिस पर बनाने हैं। देखिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस कैप्ड अ ब्लॉक। यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। ओके, इस ब्लॉक पर यहां पे मैं फोर्स अप्लाई करवाता हूं। फोर्स अप्लाई करवाने के लिए यहां पर मैं कुछ वेट लटकाऊंगा और उस वेट के बेसिस पर इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? फोर्स। ओके, इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? फ्रिक्शन, जिसकी डायरेक्शन आप लोगों को पता है अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन होती है। कहाँ होती है? अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। देखिए, पहले एक चीज जरा समझ लीजिए, हमने यदि इस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया है तो ये बॉडी कौन सी सिचुएशन में है? रेस्ट, एट रेस्ट। तो उस समय इनके बीच में कितना फ्रिक्शन है? तो अंतर है जीरो फ्रिक्शन है। ठीक है, जब बॉडी नहीं चल रही होती है, एक बॉडी कहीं पर भी पड़ी है, तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसके बीच में फ्रिक्शन कितना है, तो आप कितना आंसर दोगे? अब देखिए, हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है।
अब हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया और फोर्स की वैल्यू हमने रखी 1 न्यूटन, और हमने देखा कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, ये वाला ब्लॉक इस ब्रेंच पर स्लाइड नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को नेट फोर्स जीरो बना रहा है, हमारे द्वारा लगाए गए एप्लाइड फोर्स को क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। तो वो कौन है उसके बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं, उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। अभी फिर से ध्यान दीजिए। तो 1 न्यूटन हमने लगाया और इसको किसी ने जीरो बनाया, उसका हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया फ्रिक्शन। डन। बड़े रूप में उसका नाम क्या होता है? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शन में कितना डेवलप हुआ होगा? 1 न्यूटन। इतनी बात समझ में? ओके। अब हमने अपने फोर्स की वैल्यू को 2 न्यूटन कर दिया। कितना न्यूटन कर दिया होगा? 2 न्यूटन। और अब हम देख रहे हैं अभी भी हमारी बॉडी एट रेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन में कितना डेवलप हो गया होगा इसमें? 2 न्यूटन। अभी बॉडी नहीं चल रही। अब हमने क्या किया? फ्रिक्शन वो एप्लाइड फोर्स को कितना कर दिया? 3 न्यूटन। तो हमने देखा अभी भी बॉडी नहीं चल रही, तो अब हम समझ गए फ्रिक्शन कितना हो गया होगा? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, और हमने एकदम से 3 न्यूटन का नहीं लगाया, पहले स्टार्टिंग में 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, और तीनों ही सिचुएशन में बॉडी में कोई मोशन नहीं आ रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? 3 न्यूटन। ओके, 3 न्यूटन तक नहीं चला। अब हमने कहा कि ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो नहीं चलती है बॉडी, तो एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में फिर से हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमने देखा तब भी नहीं चली। क्यों नहीं चली होगी? तो अब फ्रिक्शन ने भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ली है। तो फ्रिक्शन अब कहां काम कर रहा है? बेस पे। और कितने न्यूटन पे? 1 न्यूटन पर। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन नहीं चलती है। तो जो प्रोसेस हम इस डायरेक्शन में कर रहे थे, जितने मैग्नीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में कर रहे थे, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में कौन काम कर रहा था? फ्रिक्शन। और हमारे एप्लाइड फोर्स को कितना बना रहा था? 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन का ये वाला जो बिहेवियर होता है, ये किस तरह का बिहेवियर है? तो आंसर इस बिहेवियर का हमने नाम रखा ऑटो एडजस्टिंग। ऑटो एडजस्टिंग। तो ये किस तरह का फ्रिक्शन हुआ? ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट टू एप्लाइड फोर्स। ठीक है। और इंटेंशन ऑफ मोशन, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो ये वाला नेचर का क्या कहलाता है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई फ्रिक्शन 3 न्यूटन है। फ्रिक्शन कितना है बेटा? 3 न्यूटन है। तो हम एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन होती है, तो हमने यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया था स्टार्टिंग में, और फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना काम करता है? 3 न्यूटन। तो इधर की तरफ फ्रिक्शन 3 न्यूटन है, सामने की तरफ हमने लगाया 1 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना बचा? -2 न्यूटन। तो बॉडी को चलना चाहिए, नेट फोर्स बना के फ्रिक्शन को नेट फोर्स बना देना चाहिए था। जब फ्रिक्शन की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है तो फ्रिक्शन को नेट फोर्स बना देना चाहिए था और बॉडी में मोशन लाना चाहिए था, लेकिन हम क्या देखते हैं? नहीं लाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग होता है, वो तभी डेवलप होता है जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगर हम अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तभी उसकी वैल्यू में चेंजेस आते हैं, अदरवाइज वो फ्रिक्शन कितना है? 0, क्योंकि खड़ी हुई चीज पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। बात समझ आई? तो इस बिहेवियर को हमने क्या नाम दिया? ऑटो एडजस्टिंग या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? और बॉडी नहीं चलती है, इसलिए किस कैरेक्टर में आता है ये वाला फ्रिक्शन? आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन के कैरेक्टर में। ठीक है। हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, कब तक नहीं चलेगी ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अब हमने देखा 3 न्यूटन तक ये बॉडी नहीं चल रही है, तो हमने फोर्स को बढ़ाकर 4 न्यूटन कर दिया। हमने देखा अभी भी बॉडी नहीं चल रही है, अब हमने इसको कितना कर दिया? 5 न्यूटन। और जैसे ही 5 न्यूटन करते हैं बॉडी इट विल स्टार्ट मूविंग। तो ये इसमें मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कब तक नहीं हुआ था? 4 न्यूटन तक नहीं हुआ था। 4 न्यूटन तक इसमें मोशन नहीं आया था। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ने अपने आप को कहां तक एडजस्ट किया? 4 न्यूटन तक। लेकिन 5 न्यूटन के बाद उसने अपने हाथ खड़े कर दिया, अब नहीं कर पाऊंगा भाई, तो वो क्या होगा? वो लिमिट को क्रॉस कर गया, अब बॉडी में क्या आ गया? मोशन आ गया। तो ये जो 4 न्यूटन है वो क्या है? तो आंसर है इस फ्रिक्शन की एक लिमिट वाली वैल्यू है, इसलिए इसका हम लोगों ने क्या नाम रखा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां तक आ सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक
फ्रिक्शन आपको कब तक सपोर्ट कर सकता है? तो आंसर एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकता है, उस लिमिट का नाम बताइए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो लिमिट किसके अंडर में आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट। समझ में आया? डन, क्लियर हुआ? तो बताइए 5 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है या 4 न्यूटन? 4 न्यूटन। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट क्लियर? इसकी डेफिनेशन अभी बताई मैंने आपको, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which can be developed between surfaces in contact if applied force is slightly beyond this the body will start moving। उससे ज्यादा कर दोगे तो बॉडी में क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, एनीवे उसको मैं अभी थोड़ी देर में लूंगा वाले कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ फ्रिक्शन में। देखिए इसका फर्स्ट लॉ हमने बनाया हुआ है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportionate to the normal reaction that is। अब जरा इस लॉ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है बेटा? ओके, ये वाला जो ब्लॉक है इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करता है, यानी कि इस पर फोर्स लगाता है, वो कितना होता है? mg। यदि इसका मास कितना है? m, तो ये कितना फोर्स लगाएगा इस सरफेस पर? mg। और अगर ये सरफेस सॉलिड है तो ये उसको क्या करना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए। कितने फोर्स से? आंसर है mg से ही उसको रिएक्ट करेगी। और ये mg का जो फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो कहाँ काम करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि बॉडी का नेट फोर्स अप और डाउन में कितना हो जाए? 0। तो हमने देखा R इक्वल टू कितना? mg। और ये जो रिएक्शन जो फील किया है इसी को क्या कहते हैं? वेट। वेट होता है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने इस पर फोर्स लगाया, हमने इस पर क्या लगाया होगा? फोर्स। इस तरह से जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो इनकी सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या डेवलप हो जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और हमने इस पर इतना फोर्स लगाया है कि ये वाली बॉडी है जस्ट स्लाइड की सिचुएशन में, जस्ट स्लाइड की सिचुएशन को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो जस्ट स्लाइड की सिचुएशन में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन। किसके होता है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है भाई, अब हमने यहां से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिए। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट हम लोगों ने बनाया यहाँ पर न्यू। क्या बनाया? न्यू। दिस इज द R। सो म्यू इज अ constant। mu is a constant, it's called coefficient of limiting function। हाँ जी, तो इस म्यू का क्या नाम रखा गया? coefficient of limiting friction between two surfaces in contact, between two surfaces in contact। Okay, anyway,
ये वाला जो म्यू क्या होता है, इसको अलग से हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम फर्स्ट वर्ड स्टडी कर लिया हमने, ये होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? देखिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने ये ब्लॉक रखा हुआ है, डन, और हमने इसका फोर्स लगाया 1 न्यूटन। 2 न्यूटन पर ये चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो 1 न्यूटन तक किसने अपोज किया होगा फ्रिक्शन में। अब हमने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी और रख दी। हमने 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाने पर वो चल पड़ा था, अब 3 न्यूटन लगाने पर हम देखते हैं चलता नहीं है। क्यों नहीं चला होगा? तो आंसर है इसका क्या चेंज हो गया, वेट चेंज, वेट। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड करता है। अगर आप वेट बढ़ा दोगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ज्यादा क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अच्छा, तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड करता है, और वेट का ही नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। डन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसको जरा समझिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, ये एक सरफेस है, फिर से देखिए, ये एक सरफेस है, ये वाली फॉर्चूनेट, इस पर मैंने ये ब्लॉक रखा। देखिए इसका एरिया इतना बड़ा है, दिस एंड दिस इज द एरिया। ये आ गया कॉन्टैक्ट में, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का लगाया, तब चला, 1 न्यूटन पर नहीं चलता। ओके, अब मैंने क्या किया, इसका एरिया को चेंज कर दिया। अब एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आया सरफेस के साथ या कम? कम। तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आंसर है कम लगा। आपका कहना यह है कि एरिया कम हो गया तो फोर्स भी कम लगा। ऐसा नहीं है, हमने करके देखा, हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, हमने करके देखा प्रैक्टिकली। तो हमने देखा 2 न्यूटन पर ही चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका वेट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे थे, तो इसका एरिया बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने लॉ क्या बना दिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अब यदि हम इसके ऊपर, इतने एरिया के ऊपर ये वाला ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, और अब हम फोर्स लगाने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 न्यूटन पर चलने वाली बॉडी अब नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? तो आपने क्या बदल दिया, इसका एरिया तो नहीं बदला, आपने क्या बदल दिया, वेट। तो वेट बदलने से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब। नेक्स्ट देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज depend upon surfaces in contact। अब हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो सरफेसेस इन कांटेक्ट का मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। इस बॉडी के ऊपर मैंने, इस बॉडी के ऊपर ये वाली बॉडी हमने रख दी, ध्यान देखिएगा, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। ओके, अब हमने इसको फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, नहीं चलता है, 4 न्यूटन पर चल पड़ता है। ठीक है, इसका एरिया दिख रहा है आपको ज्यादा बड़ा है। अब हमने क्या किया, इनके बीच में इसको रब कर दिया। क्या कर दिया, रब। सरफेस को क्या कर दिया, रब। एरिया उतना ही है, रब कर दिया। अब हमने जैसे इसको रब किया और हमने इसको फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। पहले कितने न्यूटन में चल पड़ा था, 4। अब हमने 4 न्यूटन लगा लिया, वेट भी उतना ही है, नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अब इनकी सरफेस कैसी है, रब। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके नीचे इसको गीला कर दिया और गीला करके इसको यहाँ पर रख दिया। और आपने देखा होगा कि पेपर को स्मूथ सरफेस, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, उस पर हमने गीला कागज रखा, ये वाला, और हमने उसको फोर्स लगाया, कागज फट गया लेकिन चला नहीं। क्यों नहीं चला होगा, अब फ्रिक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया। तो इस तरह से हमने इसका वेट बदला क्या, नो, क्या चीज चेंज हो रही है, सरफेसेस के बीच का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब वो चीज चेंज होती है तो यस, फ्रिक्शन की वैल्यू में क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
ओके, तो इस तरह से ये इसके लॉज बने जो आपको याद रखते हैं। एक लॉ और भी होता है लिमिटिंग, इसकी जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन, और ये डायरेक्शन कैसी होती है, टेंजेंशियली टू दी सरफेस। तो इस तरह से ये इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट लॉ होती है। ओके, अब इस लॉज को स्टडी करने के बाद जो चीज मैंने आपको बताई थी, जो हमको स्टडी करना है पहले, उसका नाम क्या है, म्यू। तो हम आते हैं म्यू पर। तो म्यू क्या होता है उसको देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने स्टडी किया कि फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, और इसको हमेशा याद रखना है फ्रिक्शन की कैलकुलेशन के लिए, म्यू इनटू आर। अगर आपको आर पता है, म्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। हमको ये फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम प्रैक्टिकली इस फ्रिक्शन की वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसका टेक्निक सीखिए। तो फिजिक्स में किसी भी चीज को मेजर करने का तरीका क्या होता है, हम मार्केट गए मिल्क लेने के लिए, हमने बोला भाई का मिल्क दे दो, ठीक है, वो पड़ा है ले लो। हम गए, उठाना स्टार्ट किया, तो हमने जग था हमारे पास, हमने पूरे भरना स्टार्ट कर दिया, और जैसे हम भरना स्टार्ट करते हैं तो वो बोलता है अरे भाई ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला मिल्क ले लो, मैंने तो बोला तो इतना लोगे, मैंने कहा 1 लीटर चाहिए था, मैं तो ले रहा हूँ, पर ये तो 1 लीटर नहीं है, ज्यादा है, तो फिर 1 लीटर कैसे डिसाइड होगा। तो उसने क्या बताया कि ये मेरे पास ये डंका रखा हुआ है, जो बकेट रखी हुई है, लीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लीटर। ये इतना जो डब्बा आता है, इस डब्बे के अंदर मिल्क की जितनी क्वांटिटी आ जाएगी, उस क्वांटिटी का नाम क्या रखा हमने, 1 लीटर। आप जग में भर लोगे वो 1 लीटर नहीं है, कम है ज्यादा हमको नहीं पता, लेकिन हमने उसको कंपेयर किया किससे, लीटर में भरता। तो लीटर एक ऐसा मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसमें जितना मिल्क आता है उस मिल्क का ही नाम क्या है, लीटर। क्योंकि मिल्क पर तो नहीं लिखा ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, आप तो मन चाहे वो खा ले जाओ। इसी तरह से हम मार्केट में गए, हमने सब्जी वाले को बुलाया, सब्जी दे दो, उसने बोला, हमने बोला क्या भाव चल रही है, इतने रुपए, तो ठीक है, हमने उठाना स्टार्ट कर दिया। वो बोला यार ये क्या कर रहे हो, ये तो ज्यादा है। तो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके पास क्या होता है, एक स्केल होता है, देखिए उसके पास क्या होता है, एक स्केल होता है। इस स्केल में यहाँ पर रोटेशन लगा होता है जो हमको डिसाइड करेगा। अब हमने यहाँ पर लगा दिया वेट, और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स डाल दिए। अगर वेजिटेबल्स का वेट ज्यादा होगा तो ये वाला पार्ट इसका नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। वेट ज्यादा होगा तो ये नीचे ऊपर, और दोनों इक्वलिटी में आ गए तो डिसाइड हो गया। वेजिटेबल के ऊपर तो नहीं लिखा था ये कितना केजी है, इसके ऊपर तो लिखा था ना, तो इससे हमने उसको कंपेयर कर लिया। वही सिचुएशन हम फ्रिक्शन को नापने के लिए करते हैं, बस नहीं। अब देखिए जरा फ्रिक्शन कैसे नापते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो वो आ जाएगा, देखिए जरा। यहां पर हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है बेटा, ठीक है, ओके, ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर। अब इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स का नाम क्या है, तो इस फोर्स का हम लोगों ने नाम रखा है एप्लाइड फोर्स। जैसे हम इस पर एप्लाइड फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, तो इसका आंसर है हमने फोर्स कितना लगाया, 1 न्यूटन। कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू में कितनी मान लेंगे, 1, क्योंकि 1 न्यूटन तो चलती नहीं है ना ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन फ्रिक्शन के बराबर ही है। ठीक, अब हमने इस पर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, नहीं चली। 3 न्यूटन नहीं चली, 4 न्यूटन नहीं चली, 7 न्यूटन लगा दिया, नहीं चलती है। तो अब बताइए इन दोनों सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, 7 न्यूटन।
लेकिन जैसे ही हम 8 न्यूटन लगाते हैं, हमने इस बॉडी पर 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, 7 न्यूटन तक हम फोर्स लगाते रहे, लेकिन बॉडी में मोशन नहीं आया, लेकिन 8 न्यूटन पर आ जाता है, तो 7 न्यूटन उसकी लिमिटिंग सिचुएशन है, यानी कि 7 न्यूटन तक इस फोर्स ने अपने आप को एडजस्ट किया। क्या किया? एडजस्ट। लेकिन 8 न्यूटन पर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कितना है? 7 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इस समय अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। ओके, ये बिल्कुल मत समझिए कि हमने जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो उस समय फ्रिक्शन कितना था? 7 न्यूटन नहीं था, 1 न्यूटन था। तो उस समय जब आप अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन के इक्वल करोगे तो कितना वैल्यू रखोगे? 1 न्यूटन। और जब 2 न्यूटन लगाओगे तब भी कितना इक्वल करोगे? 2 न्यूटन। तो आपको 7 न्यूटन नहीं बोलना है, क्योंकि 7 न्यूटन तो उसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। उससे ज्यादा कर दोगे तो इस तरह से हमको एक मोटा मोटा हिसाब का समझ में आता है इसमें कि जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसके बराबर क्या होता है? फ्रिक्शन। को हम मान सकते हैं, लेकिन कब तक मान सकते हैं? उसी चीज को ध्यान देना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर अप्लाइड फोर्स के बराबर बना लेता है। उससे ज्यादा कर दोगे तो फिर उसका मेजरमेंट नहीं हो पाया, फिर तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होता नहीं। कहां तक? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? और लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब किसकी वैल्यू के बराबर होंगी? फ्रिक्शन की वैल्यू। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है, उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने नाम रखा है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये सेंटेंस और ये इक्वालिटी का जो हमने सेटअप बनाया हुआ है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? बराबर। और ये वो वाली सिचुएशन है, इससे जस्ट आप फोर्स ज्यादा बढ़ा दोगे तो बॉडी में क्या आ जाएगा? मोशन। इस इतने फोर्स तक उसमें कोई मोशन नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, इसको समझते हो आप। इधर देखिए, हमको क्या निकालना है? म्यू। कि म्यू कितना होता है। तो म्यू निकालने के लिए हम लोगों ने एक मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड को देखिए। यहां पे हम क्या करेंगे? इस ब्लॉक को स्लाइड करवाना चाहते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हम लोगों ने मास कंसीडर कर लिया कैपिटल में। इसको हम नाम देंगे लोड। क्या नाम देंगे बेटा? लोड। इस लोड को इस सरफेस पर चलाएंगे, और ये चलेगा या नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में म्यू कितना। तो ये म्यू को कैलकुलेट करने का एक प्रैक्टिकल मेथड है। और भी मेथड हो सकते हैं, ये पहला मेथड हम देख रहे हैं। यहां पर हम ये जो चीज लगाएंगे इसको बोलेंगे एफर्ट, और इस एफर्ट का नाम रखेंगे स्मॉल एम। क्लियर है? अब देखिए, वो तो पुरानी चीज है, ये इस पर प्रेस करेगा, कितना फोर्स लगाएगा बेटा? mg। इसका मास क्या है? कैपिटल। ये इस पर रिएक्शन का फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, वो भी कितना होगा? mg। अब जरा ध्यान से समझिएगा एक चीज यहां पर जो आ रही है, इसका वेट कहां काम कर रहा है? नीचे की तरफ mg। अगर mg फोर्स काम करता है और ये स्प्रिंग के थ्रू बना हुआ है और ये स्प्रिंग इससे बनी हुई है, तो स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, और टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स होती है, और यहाँ पर भी अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स होती है। ये टेंशन कितना है? तो आंसर है ये बॉडी चल नहीं रही है। तो ये कौन सी सिचुएशन में? इन लिमिटिंग स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? लिमिटिंग स्टेट। तो लिमिटिंग स्टेट में बॉडी चलती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, वही फोर्स टेंशन के बराबर है, और वही टेंशन यहां पर डेवलप हुआ है। समझ आया? तो इस समय इस पर कितना फोर्स लग रहा है? mg, और
ये बॉडी लिमिटिंग की सिचुएशन में है, तो ये अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अभी तो बताया ना, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? तो आंसर है mg। समझ में आया? कितनी? mg। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पर? आंसर है कैपिटल mg, कैपिटल mg। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? म्यू, और म्यू निकालने के लिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg के बराबर है। म्यू हमको निकालना है। कैपिटल आर कितना है? mg। जी से जी कैंसिल हो गया, सो इम्प्लाइज दैट म्यू इक्वल टू कितना आ गया? स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और स्मॉल m का नाम हमने क्या रखा? एफर्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल M का नाम क्या रखा हम लोगों ने? यस, लोड। तो ये हमारा होता है म्यू। तो ये म्यू इक्वल टू एफर्ट डिवाइडेड बाय लोड। अब एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मीनिंग है उसको बताते हैं आपको। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। ये एक सरफेस है जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का मास है, इधर ध्यान दीजिए, 100 kg। तो कितना लोड है? 100 kg। और इस लोड को हमको स्लाइड करवाना है। तो स्लाइड करवाना है, और इसको स्लाइड करने के लिए यहां पर हम जो लोड देते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 20 kg। और हम देखते हैं कि 20 kg जैसे हम लटकाते हैं इसमें स्लाइड आना स्टार्ट हो जाता है। तो बताइए इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी? तो करोगे इस फॉर्मूले से। m कितना है? स्मॉल m का नाम क्या था? एफर्ट। कैपिटल M का नाम क्या था? लोड। तो बताइए स्मॉल m आपका है दिस और कैपिटल M आपका है दिस। तो कितना हुआ? 0.2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 आ गई। समझ में आया? तो इस तरह से बड़ी आसानी की कैलकुलेशन की। इसको इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिए तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो कन्वीनियंट हो गया इसको निकालना। ठीक है, अब देखिए जरा, अब हमने क्या किया? 0.2 क्या जाएगा सर? सर 5 आएगा, 0.5 आएगा सर। 0.5। हाँ जी, फिर से इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने 20 kg लटकाया और यहाँ पर 100 kg लटकाया। ये चलेगा या नहीं चलेगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी। और हमने देखा कि जैसे ही 20 kg लटकाते हैं ये चलना स्टार्ट कर देता है। तो बताइए म्यू की वैल्यू कितनी? तो म्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है दिस अपॉन दिस। तो आपने डिवाइड किया तो कितना आया? 0.5। ओके, तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमने क्या किया? नेक्स्ट केस में 1000 kg लिया और इसको चलाना है हमको, और इसको चलाना है, और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? तो मैंने आपको बताया इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.1। तो आपको क्या पता है? कैपिटल M पता है, म्यू पता है। और यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कितना लोड डालूं, कितना एफर्ट लगाऊं कि ये बॉडी में चल मोशन हो जाए? 100। बहुत जल्दी बता दिया, अब समझ में आ गया होगा। कैसे निकाला? यस, मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया? 100 kg। बात समझ में आई? कितना आया? 100 kg। ओके, अब मैंने आपसे कहा, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास इतना वेट तो है ही नहीं, मुझे कम वेट में चलाना है। तो ठीक है, मैंने इस ब्लॉक के नीचे रूलर लगा दिए। क्या लगा दिए? रूलर। इस तरह से व्हील लगा दिए। अब व्हील लगाने से क्या होता है? म्यू की वैल्यू चेंज हो गई, तो ये हो गई 0.01। अब 0.01 म्यू की वैल्यू हो गई व्हील लगाने से, और इतना ही वेट को मुझे इस पर स्लाइड करवाना है। तो बताइए आप कितना लोड करना है? अब आ गया। तो ये एफर्ट की बेसिस पर ये लोड चले, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इस वेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, म्यू पर कर रहा है। तो सर आपने उसको वेट पहले लिया, म्यू बाद में लिया, इसलिए समझ में नहीं आया। गुड, अब तो आ गया ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये 0.1 इस तरह से,
हम फ्रिक्शन की वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज आएगा। अच्छा अब देखिए, अब हमने क्या किया, फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब ऐसी सरफेस ली, रफ सरफेस ली, और रफ सरफेस में हमने देखा कि फ्रिक्शन कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। अब 0.5 म्यू की वैल्यू है, 1000 केजी को उनको चलाना है तो यहाँ पर कितना लटकाना पड़ेगा, यस 500 लटकाना पड़ेगा। तो पहले कितने में काम चल रहा था, 100 में, जब म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.1। अब 0.5 है तो कितना लटकाना पड़ रहा है। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक के नीचे फेविकॉल लगा दिया, और फेविकॉल लगाने के बाद इसको इसके ऊपर रख दिया और सूखने का टाइम दिया। जैसे ही वो सूख गया उसके बाद मैंने आपको बताया कि म्यू की वैल्यू है 100, तो बताइए यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाई दिस 1 लाख। तो अब आप समझ गए इतनी 1000 केजी कोई चलाने के लिए आप कितना फोर्स लगाना पड़ा, 1 लाख। तो इस तरह से आपका इसका चलना किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पर डिपेंड कर रहा है। और यही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि देखिए जब चीजों को हमको चलाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, उनके नीचे रूलर लगाते हैं। रूलर लगाने से क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कम फोर्स पे चला जाएगा, कम एफर्ट लगेगा। और अगर हमें चीजों को चिपका कर रखना है, क्या करना है, चिपका कर रखना है, तो हम क्या लगाएंगे, फेविक्विक लगाएंगे। उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक। अब जरा इसमें एक चीज आपको समझनी है, अब इधर आइए। अब इसमें एक चीज हमसे बहुत पूछी जाती है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, केजी वेट, मतलब मास बता रहा हूँ मैं, मगर मैं मास बताना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका फोर्स बताना चाहता हूँ। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसकी वैल्यू को मैं न्यूटन में निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको जरा समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको बार बार यूज करनी है। तो हम जान लेते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। अब फोर्स की दो तरह की यूनिट होती है, एक का नाम हमने रखा है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यही पढ़ा है आप लोगों ने। अब इस यूनिट को हम यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम कौन सी यूनिट को यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है प्रैक्टिकल यूनिट। और प्रैक्टिकल यूनिट हम लोगों ने बनाई हुई है ग्रेविटेशनल। आप समझिए ग्रेविटेशनल यूनिट किसको कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने, हम बोलते हैं कि इतना न्यूटन फोर्स लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, उसका मतलब क्या है। तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स कितना न्यूटन, कितना फोर्स होता है। तो हमने क्या किया, एक 100 ग्राम का बाट लिया, मार्केट में गए और उसको अपने हाथ पर रख दिया। तो ये 100 ग्राम का बाट जब हम अपने हाथ पर रखते हैं, ये हमारे हाथ को दबाएगा, उस समय में जो फीलिंग आएगी उसी फीलिंग का नाम है 1 न्यूटन। क्या नाम है, 1 न्यूटन। तो ये जितने फोर्स से हमको दबाता है उसका नाम क्या रखा, 1 न्यूटन। क्योंकि 100 ग्राम किसके बराबर होता है, 0.1 केजी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, केजी में कन्वर्ट करोगे 0.1। तो देखिए वेट का फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद रहता है, क्या होता है, mg। 100 ग्राम बाट केजी में कन्वर्ट करोगे कितना होता है, 0.1 केजी, और जी की वैल्यू अपने 10, और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा, 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम का बाट आपके हाथ को जितने फोर्स से प्रेस करता है उस फोर्स का नाम क्या है, 1 न्यूटन। समझ में आया। तो देखिए इधर 0.1 केजी, और शब्द क्या यूज करेंगे, वेट। वेट इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन। क्लियर हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए मेरे हाथ पे, तो कितने का रखना, 1 केजी। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 1 केजी वेट। तो ये कितना हो गया, 10 न्यूटन। समझ में आया। तो इस तरह से वेट को न्यूटन में चेंज करना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और न्यूटन को वेट बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इधर आइए, इस चीज का यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमने कितना फोर्स लगाया, ये बॉडी में क्या आ गया, मोशन आ गया। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, यहाँ पर मान लीजिए 0.2 दी गई है। ठीक है, 0.2 दी गई है। तो देखिए हम जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स
लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये सिचुएशन अभी बताई थी आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इनटू आर। यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो म्यू वो आर कितना होता है, mg के बराबर होता है। म्यू कितना दिया है 0.2, मास कितना है 1000 सॉरी 100 और जी की वैल्यू कितनी दी 10, ये कितना आ गया 200 न्यूटन। तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आप 100 किलो का वेट रखते हो तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये आर mg को देखो ना उधर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो कितना फोर्स लगा 200 न्यूटन, क्लियर है। और अभी मैंने यहाँ क्या लिखा था 20 केजी और शब्द क्या इसका वेट, और 20 केजी वेट किसके बराबर होता है 200। कैसे आ गया, कैसे वेट शब्द बताना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वेट शब्द नहीं लगाना है, सॉरी न्यूटन में नहीं कन्वर्ट करना है तो वेट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, और न्यूटन में मल्टीप्लाई करना है, अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है 10 का मल्टीप्लाई नहीं, वेट को न्यूटन में मल्टीप्लाई करना है तो 10 का डिवाइड, फिर से वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, और न्यूटन को वेट में कन्वर्ट करना है तो 10 का डिवाइड। तो अगर 200 न्यूटन है तो कितने वेट के बराबर है 20 केजी वेट। अब देखिए सामने एक पटिया रखी हुई है, मैंने एक आदमी से बोला कि भाई इस पटिया पर इतना फोर्स लगाना कि टूट बच जाए, तो मैंने उससे बोल दिया इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाना। अब उसको समझ में नहीं आया 10 न्यूटन कितना होता है, लेकिन क्या समझ में आता है कि कितना किलो रख दूं मैं यहाँ पर। और अगर प्रैक्टिकल बात में बात करें तो 10 न्यूटन कितना होता है 1 केजी, लेकिन मैं जब उससे 10 न्यूटन बोलता तो उसको समझ में नहीं आता। तो नॉर्मल बातचीत की भाषा में हम क्या यूज करते हैं केजी वेट। जिम में वर्कआउट करने जाते हैं, हमने बोला इतना वेट 20 केजी वेट एडजस्ट कर दो उसमें, इंसर्ट कर दो उसमें, तो कितना न्यूटन फोर्स लगाया बताइए 20 न्यूटन कितना होता है, सॉरी 20 केजी वेट 10 का मल्टीप्लाई कर दो 200 न्यूटन। तो इस तरह से प्रैक्टिकल यूनिट फोर्स का हम कौन सा यूज करते हैं ग्रेविटेशनल, और फिजिक्स में हम उसका यूनिट कौन सा यूज करते हैं। तो दोनों में कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे की स्टोरी और आगे की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट